So before going to the detail about the process of meiosis 1, that is karyokinesis 1, first we need to understand about the differences between the interphase 1 and interphase 2. So in the meiosis 1 we have seen the interphase meiosis 1 having the interphase and end phase. So this is the interphase 1 and the second one is end phase. Similarly, in the case of meiosis 2 having the interphase 2 and end phase. So यहाँ पर हम लोगों ने दो इंटरफेसेस देख रहे हैं, इंटरफेज 2 and this is the end phase. Okay. So what is the difference between these interphase 1 and interphase 2? Actually दोनों में क्या हो रहा है ये चीजें जानना बहुत जरूरी है. इंटरफेज 1 जो बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोटिक इंटरफेज के, जैसे हमने माइटोटिक कंडीशन में माइटोटिक डिवीजन में देखा था कि इंटरफेज में तीन सब फेजेस देख रहे हैं यहाँ पर. पहला कौन सा था? G1 फेज दिखा था हमें, दूसरा हमें क्या देखा था? G2 फेज दिखा था, सॉरी S फेज दिखा था, और तीसरा हमको दिखा था G2 फेज. द इम्पोर्टेंट इज S फेज. ओके, S फेज में क्या हो रहा था? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था. सो यहाँ पर जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो उसकी पहले की जो तैयारी होगी वो किस में हो जाएगी? G1 में हो जाएगी. इसी तरह से इस G2 के बाद क्या होना है? M फेज होना है. तो माइटोटिक यानी जो भी डिवीजन फेज होना है उसके पहले की जो तैयारी है वो कहाँ हो जाएगी? G2 फेज में हो जाएगी. तो इस तरह से यहाँ पर G1, S और G2 तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं. पूरे सेल डिवीजन में सिर्फ एक और एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगा. तो सबसे पहले जो इंटरफेज 2 की बात है इसमें सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर S फेज नहीं होता है, नो S फेज, बिकॉज नो डीएनए रेप्लिकेशन अगेन टेक्स प्लेस इन द वन सेल डिवीजन प्रोसेस. ठीक है, अगर S फेज नहीं हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, नो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, नो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म. ठीक है, अब यहां पर चूंकि S फेज नहीं हो रहा है तो डिटेल G1 फेज की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी तैयारी आपके S फेज के लिए चाहिए वो सारी तैयारी कहां हो रही थी? G1 फेज में हो रही थी. क्योंकि G1 यहां पर S फेज ही नहीं हो रहा है तो यहां पर G1 फेज की भी जरूरत नहीं है. G1 फेज विल नॉट फाउंड. Okay, so there is no need of the G1 phase. Now, अब यहाँ पर M phase तो है ही, तो M phase के लिए सारी तैयारी करने के लिए कुछ प्रिपरेशन तो होनी चाहिए. तो यहाँ पर as such G2 phase जो कि आपके meiosis 1 में या माइटोटिक डिवीजन में देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी ऐसा कोई डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं दिखेगा कि यहाँ पर G1 phase दिख रहा है, S phase या G2 phase दिख रहा है. तो इस कंडीशन में ना तो यहाँ पर G1 phase है, ना ही यहाँ पे G2 फेज है और ना ही यहाँ पे S फेज होगा. तो होगा क्या? What will happen? There is a short pause stage. तो ये जो इंटरफेज 2 है वो कैसा है? This is a short pause stage where all the preparation takes place for the end phase is taking place. Okay? तो जितनी भी तैयारी चाहिए एंड फेज के लिए वो सारी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी. जैसे क्या क्या हो रहा है? RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहाँ पर. ठीक है, इसके साथ साथ ATP सिंथेसाइज हो रही थी तो यहाँ पे ATP सिंथेसिस हो जाएगी. जो जरूरी प्रोटीन्स है जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह फॉर्मेशन हो रहा था वो भी हो जाएगा. ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि आपकी प्रोटीन में ही आ जाता है. ठीक है, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और होगी, दैट इज अ centrosome duplication, that is centriole duplication. So centriole replicate या duplicate for the formation of new spindle fiber. So as such G1, S and G2 phase will not occur in this interphase 2.
It is a very short stage, pause stage, in which RNA and protein synthesis occurs. ATP will synthesize, tubulin protein formation takes place, centriole duplication takes place, and this for the formation of new spindle fiber. क्योंकि यहाँ पे भी हम जब हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, तो ये सारे जो चीजें हैं वो यहाँ हो जाएंगी। तो एक छोटा सा पॉज स्टेज होता है जिसमें कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है, सेल साइज थोड़ा इंक्रीज करेगा, लेकिन अदरवाइज ऐसा डिस्टिंक्ट फेज G1 S G2 यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए इसको इंटरफेज ना कह करके, इंटरफेज 2 ना कह करके इसको एक अनदर नेम दिया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। Interkinesis. So this is not a interphase 2, this is called a interkinesis. So interphase 1, interphase यहाँ पर interphase हम ही रहने देते हैं क्योंकि हमने टर्म चेंज कर दिया है। So interphase में क्या होगा, G1 S और G2 फेज प्रॉपर यहाँ पर होगा, DNA का रेप्लिकेशन होना है, फिर ये M फेज में जाएगा। आफ्टर M फेज फिर से क्या होगा, ये इंटरकाइनेसिस, दैट इज शॉर्ट पॉज स्टेज। थोड़ी बहुत तैयारियां होंगी जो कि किसके लिए होनी है, M फेज के लिए होनी है, and now the cell will enter into the M phase. Okay, so this is the basic difference between the interphase and interkinesis. So let's start with the detail, that is a prophase 1 and leptothene. So this is first start हम कर लेते हैं, that is called karyokinesis. Karyokinesis 1 से, कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या था, सबसे पहला जो आपका था प्रोफेज 1 था, प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में हमने 5 सब स्टेजेस देखे थे, दैट इज फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोथीन। सो व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द लेप्टोथीन, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंटरफेज। तो सेल में इंटरफेज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमको चेंजेस कैसे समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल विच इज फाउंड इन इंटरफेज। सो दिस इज द इंटरफेज, और इंटरफेज को हम देखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है, दिस इज द पेरीसेंट्रियोलर फाइबर, एंड दिस इज द nucleus. This is the nucleus, intact nuclear membrane, or for our convenient we need to start with the fixed number of the chromosome. तो यहाँ पर cell having 2n is equal to 4, ठीक है। So यहाँ पर जो अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियोलस आपका हो जाएगा जो कि इंटैक्ट रहने वाला है, और यहाँ पर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। सो दिस इज द क्रोमैटिन, दिस इज द सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस। ओके, so this is the situation of interphase. So what kind of the changes takes place in the first leptothene stage? So let's see. So in the leptothene, this is the first sub stage of the prophase 1. The stage is leptothene. It is also called leptonema, नीमा मीन्स थ्रेड, ओके, एंड इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। बुके स्टेज क्यों बोलते हैं अभी हम देखते हैं। सो क्या क्या चेंजेस इसमें यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज इंटैक्ट रहने वाली है, कोई यहाँ चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको सेंट्रियोल, पेरीसेंट्रियोलर फाइबर नजर आने वाला है, और क्या नजर आएगा, यहाँ पर जो आपके जो क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं या क्रोमैटिन जो थ्रेड है, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन है ये आपस में कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है ना,
स्पेसिफिक होता है। कैसे होता है? जैसे सपोज करो कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा कंडेंसेशन होगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ कंडेंसेशन होगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ कंडेंसेशन होगा, फिर यहाँ कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे दूर से देखने पर एक बीडेड अपीयरेंस नजर आ रहा है। सो द फर्स्ट चेंज इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट्स at a regular interval in the beaded form. So condensation of chromatin starts at regular interval in the form of beaded form। तो यहां पर आपको जो beaded form नजर आएगा या beaded appearance नजर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एट अ रेगुलर इंटरवल। तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम beaded फॉर्मेशन जैसा यहां पर लुक दे देंगे। सो दिस इज द कंडेंसेशन। It shows the condensation of chromatin at a regular interval in the form of beaded appearance. Now what will happen? The second changes, what kind of the changes takes place? Second change is यहाँ पर जो अगला स्टेज आने वाला है that is a zygote। तो zygote में क्या होगा? homologous pairing होती है। homologous pairing क्या होती है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने शेप, साइज और अपने सेम जीन को सर्च करने के लिए सर्च करते हैं और फिर क्या करते हैं? अलाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एक शेप, साइज और सेम जीन वाला जो क्रोमोसोम होता है वो अपने दूसरे वैसे ही क्रोमोसोम के साथ क्या करता है? पेयर फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस पेयर। तो यहाँ पर इन द केस ऑफ लेप्टोटीन द क्रोमोसोम स्टार्ट अलाइंड। यहाँ पे अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। अलाइनमेंट किस लिए होता है? ताकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ सके, जिससे कि आसानी से पेयरिंग हो सके और आगे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस किया जा सके। सो द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, फॉर द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इट स्टार्ट्स अलाइन विथ ईच अदर। और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इनर इन्वेलप होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर जो अंदर वाली इन्वेलप होती है उसमें उससे जाकर के क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो एक बुके शेप नजर आएगा, फ्लावर या बुके शेप नजर आ रहा है। जब आप इसको ऐसे उल्टा करके देखोगे ना बुके शेप नजर आएगा। अच्छा, ये जो अटैचमेंट होता है वो कहाँ होता है? नियर द सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सो यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, takes place for pairing, homologous pairing, okay। So alignment of chromosomes takes place for the homologous pairing। और यहाँ पर near and attached to the nuclear membrane near centriole। तो ये यहाँ पर जहां पे सेंट्रियोल आपको नजर आएगा ना वहां पर ये जाकर के एक साइड में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ बुके स्टेज। इसीलिए इसको हमने क्या कहा? बुके स्टेज कहा। तो सबसे पहला क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कंडेंसेशन एट अ रेगुलर इंटरवल हो रहा है जिसकी वजह से एक बीडेड अपीयरेंस नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, इस अलाइनमेंट की वजह से दे कम इन क्लोज प्रोक्सिमिटी for the pairing, for the process of pairing and for the formation of homologous pair, and they get attached to the nuclear membrane near the centriole। Okay, so this is the kind of changes which takes place in the leptotein stage or leptonema।
What changes which is takes place in the next, that is the next stage. इसके बाद क्या आपको मिलेगा? That is the zygote. So let's see what kind of the changes takes place in the zygote. In the case of zygote, न्यूक्लियर मेमोरी इंटैक्ट रहने वाला है, न्यूक्लियोलस भी इंटैक्ट रहेगा, बट वी आर नॉट फॉर्म एवरी टाइम द न्यूक्लियोलस एंड अदर थिंग्स. So this is the centriole and pericentriolar fiber. Now the pairing of homologous chromosomes takes place. So यहाँ पे जो pairing हो रही है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक क्रोमोसोम है वो अपने शेप जैसा दूसरा क्रोमोसोम के साथ क्या कर रहा है? होमोलॉगस पेयर बना रहा है. सो दिस इज द वन होमोलॉगस पेयर एंड दूसरा भी हम एक फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज द सेकेंड होमोलॉगस पेयर. ठीक है, तो एक को हम सॉलिड बनाएंगे और एक को हम हॉलो रखेंगे ताकि हमें डिफरेंस फील कर जब रिकॉम्बिनेशन हो तो हम आसानी से समझ सकें कि क्या हो रहा है एक्चुअली. सो यहाँ पर वन इज सॉलिड एंड वन इज हॉलो फॉर आवर कन्वीनियंस. ठीक है, सो दिस इज द पेयर विच इज कॉल्ड होमोलॉगस पेयर. ओके, सो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस पेयर. होमोलॉगस पेयर. इसी को हम क्या बोलते हैं? चूंकि ये दो दिख रहा है ना, सही दो नजर आ रहा है, पेयर है तो दो है, तो इसी को हम डायड भी कहते हैं, डायड भी बोलते हैं. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर इज कॉल्ड साइनेप्सिस. तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? साइनेप्सिस हो रही है. व्हाट इज द साइनेप्सिस? साइनेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर. व्हाट इज होमोलॉगस पेयर? That chromosomes which are same shape and same size with the same gene forms a pair which is called homologous pair. तो एक तरह की जीन वाले, एक तरह की शेप वाले, एक तरह की साइज वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो पेयर बनाते हैं उसको हम कहते हैं होमोलॉगस पेयर. और जो कि किस फॉर्म में होता है? डायड के फॉर्म में होता है. अगर अब हम बात करेंगे कि ये डायड फॉर्म आपको कैसा दिखता है, तो एक्चुअली जो डायड फॉर्म है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो क्रोमोसोम है जो यहां पर आपको कैसा दिख रहा है? इंटैक्ट जो नजर आ रहा है इस तरह से. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायड बोल रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ डायड. ना एक्चुअली ये दिखता कैसा है? एक्चुअली यहां पर ये जो डायड होता है ना, यहां पे दो क्रोमैटिड फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से अपीयरेंस होता है. लाइक दिस. ये दोनों आपस में काफी क्लोज रहते हैं. सो दिस इज द डायड. तो आप इसको देखोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लोज दोनों क्रोमैटिड नजर आएंगे इस तरह से. लेकिन जब ये अलग होते हैं तो आपको कैसे नजर आते हैं? टेट्राड के फॉर्म में. अब देखिए, अगर इसको अलग करेंगे तो ये कैसा नजर आएगा? एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, यानी दो क्रोमैटिड फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज 1 2 और दूसरे में भी 2 बन जाएगा, बिकॉज ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स लाइक दिस. तो अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए. इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राड बोलेंगे.